हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल फिजिक्स या मैजिक में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। मैं आपको पढ़ाने वाला हूं और इसी के साथ मैं आज से वेक्टर स्टार्ट कर रहा हूं। तो अगले 4-6 वीडियो तक हम लोग जो है वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो आज सबसे पहले हम इस छोटे से वीडियो में सिर्फ वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन सीखेंगे। अब देखिए, जैसे वेक्टर के बारे में हम लोगों ने पढ़ रखा है कि जो रिप्रेजेंटेशन के बेस पर, निरूपण के आधार पर जो हमारी भौतिक राशियां, फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, वो दो तरह की होती हैं, अदिश राशियां, सदिश राशियां, स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज, अदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर हम कभी दुकान पर चीनी लेने जाते हैं तो हमने बोला कि हमको 2 किलो चीनी दे दीजिए। हम कभी नहीं बोलते कि हमको 2 किलो चीनी नीचे की तरफ दे दीजिए या साउथ डायरेक्शन में दे दीजिए। हमें सिर्फ चीनी को बोलने के लिए सिर्फ 2 किलोग्राम सफिशिएंट होता है। मतलब यहाँ पर चीनी की मात्रा को बताने के लिए, मतलब द्रव्यमान मास को रिप्रेजेंट करने के लिए केवल और केवल परिमाण, मैग्नीट्यूड की जरूरत है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे हमने बल लगाया, ठीक है, तो 2 लोगों ने बल लगाया, किसी 2 चीजों पर 2 लोगों ने लगाया, तो कोई ज्यादा डिस्प्लेस किया, कोई कम डिस्प्लेस कर पाया उतने ही टाइम में। तो फिर हमें पता करना पड़ता है कि ये बल किसने किस डायरेक्शन में लगाया था, क्योंकि ये तो तय हो चुका है कि दोनों बल सेम है, टाइम इंटरवल सेम है, फिर भी डिस्प्लेसमेंट अगर अलग अलग हुआ है, इसका मतलब बल लगाने की डायरेक्शन अलग रही होगी। तो जो कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए हमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, और कुछ ऐसी होती हैं जिन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की जरूरत होती है। तो जिन फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए केवल परिमाण या मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, उन्हें हम अदिश राशियां कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। और वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी जरूरत होती है, मतलब मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी, उन फिजिकल क्वांटिटीज को हम वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं, सदिश राशियां कहते हैं। तो आज हम सदिश राशियों के बारे में पढ़ेंगे। हमने मतलब 9th 10th में पढ़ा हुआ भी है, आज हम उनका निरूपण सीखेंगे। और शुरुआती टॉपिक जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं, आप शायद 9th 10th में आपने पढ़ा भी होगा, बहुत टफ नहीं है, इंटरेस्टिंग है। अब देखिए कैसे हम बताएं आपको। जैसे जो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं उन्हें हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? एरो से। जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई वेलोसिटी है और वह वेलोसिटी, चलिए फोर्स से ले लेते हैं, फोर्स। ओके, हमने फोर्स ले लिया है। जो फोर्स है हमारा वो है 160 न्यूटन, 160 न्यूटन। ओके, अब देखिए एंड क्या है 160 न्यूटन। डायरेक्शन लिख देते हैं नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में काम कर रहा है फोर्स। ओके, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में काम कर रहा है। तो जैसे नॉर्थ ईस्ट का मतलब ये हुआ कि जैसे आप जानते हैं कि ये आपका ईस्ट है, ये आपका वेस्ट है, ये आपका नॉर्थ है, ये आपका साउथ है। अब जैसे फोर्स है 160 न्यूटन है और नॉर्थ ईस्ट में काम कर रहा है और हमें इसे रिप्रेजेंट करना है ग्राफ पर, ठीक है ना। हम एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखिए आपको बताता हूं मैं। जैसे कि अब हम अब 160 न्यूटन को कैसे बनाएंगे, तो हम मानेंगे, अज्यूम करेंगे कि लेट, और मैं अपने से लेने वाला हूं 20 ले रहा हूं मैं। अब देखिए 20 ले लेता हूं तो ठीक है। ओके, मैं ले लेता हूं कि 20 न्यूटन इज इक्विवेलेंट टू 1 सेंटीमीटर। पॉइंट नोट करें पहले आप, कभी भी न्यूटन सेंटीमीटर के इक्वल नहीं हो सकता। लेंथ एक अलग फिजिकल क्वांटिटी है, फोर्स एक अलग फिजिकल क्वांटिटी है, और कभी भी न्यूटन सेंटीमीटर के बराबर नहीं हो सकता। हम ग्राफ पर मान रहे हैं कि 1 सेंटीमीटर की जो लाइन होगी, लाइन सेगमेंट होगा 1 सेंटीमीटर का, वह 20 न्यूटन के फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो 20 न्यूटन आपका क्या है, 1 सेंटीमीटर के है, तो जो 1 न्यूटन है इट विल बी इक्विवेलेंट टू 1/20 सेंटीमीटर। तो जो आपका 160 न्यूटन है, मैं ऐसे बता रहा हूं, आप इसे डायरेक्ट समझ सकते हैं। 160 न्यूटन जो है इट इज इक्विवेलेंट टू 160 डिवाइडेड बाई 20 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। मतलब 8 सेंटीमीटर की जो लाइन सेगमेंट है, वह 8 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट आपका 160 न्यूटन के फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा। अब हम करेंगे क्या
नॉर्थ ईस्ट में है, नॉर्थ ईस्ट मतलब यहां से 45 डिग्री बनाते हुए एक लाइन खींच दीजिए आप। जैसे आप ग्राफ पेपर पर नॉर्थ ईस्ट ऐसे बनाएंगे, ये थोड़ा बाहर लिखिएगा, मैंने जगह की वजह से वहां लिख रखा है। अब देखिए जैसे कि ए एंगल अगर हम 45 डिग्री पे ले लेंगे, ठीक है ना, ज्योमेट्री बॉक्स में बहुत सारे उपकरण मिलेंगे, ठीक है ना, बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं। अब देखिए अब 45 डिग्री लिया आपने। अब जैसे देखिए अब जो है आपको इस पर, यहाँ पे आपका ओ है, यहाँ से आपको 8 सेंटीमीटर, ठीक है ना, इस तरह से आप ऐसे कर आर्क लगा के भी ले सकते हैं, नहीं तो मेजर कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 और ऐसे एरो बना दो, इसकी जरूरत नहीं है। अब देखिए अब यहाँ पे 8 सेंटीमीटर की ऐसे लाइन आपकी बनी हुई है, ठीक। अब यहाँ पे 8 सेंटीमीटर की लाइन है, यह जो है हमारे 160 न्यूटन के फोर्स को रिप्रेजेंट करती है। हम यहाँ पे कभी नहीं लिखेंगे 8 सेंटीमीटर, हम यहाँ पे बाकायदे लिखेंगे 160 न्यूटन, ठीक है। तो ये हमारा 160 न्यूटन फोर्स ही है जो कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में 45 डिग्री पर काम कर रहा है, मतलब नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में काम कर रहा है। अब देखिए इसकी जो लेंथ होती है, तो इस तरह से हमने देखा। अब जैसे कोई स्टूडेंट आए, वो करे क्या, किसी स्टूडेंट ने, जैसे मैंने ए मेजरमेंट लिए हुए हैं, ठीक ना, मेरी स्केल है यह। अब देखिए कोई स्टूडेंट आया, उसने बोला कि सर हम 40 न्यूटन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर लेना चाहते हैं। बिल्कुल आप ले सकते हैं, 40 न्यूटन ले लेंगे आप, तो आपका जो 160 न्यूटन है इट विल बी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ठीक। तो जब वह बच्चा बनाएगा, अब देखिए मैं कहाँ बना दूं, मैं यहाँ बना देता हूं। अब देखिए मैं उतने ही लेंथ का लेता हूं, तो अब देखिए जैसे देखिए 1 2 3 4। अब देखिए ए 45 डिग्री है, ए भी 160 न्यूटन है। अब ये एरो बड़ा है, एरो कम है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ज्यादा फोर्स है कम फोर्स है, नो, ये दोनों फोर्स एक ही हैं, इनको बनाने का तरीका अलग अलग है। मैं अपने ग्राफ में लिखूंगा कि मेरा 1 सेंटीमीटर 20 न्यूटन के बराबर है, और जिस स्टूडेंट ने इसको बनाया है वो लिखेगा कि 1 सेंटीमीटर 40 न्यूटन के बराबर है। उसका 1 सेंटीमीटर 40 न्यूटन को रिप्रेजेंट करता है, मेरा 1 सेंटीमीटर जो है आपका 20 न्यूटन को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह से मेरा एरो बड़ा दिख रहा है, उसका एरो यहाँ पे छोटा दिख रहा है। हम कंपैरिजन तब करेंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, जब एक ही स्केल पर दोनों को बनाया गया हो तब। कहने का मतलब अगर हमने 2 या 3 फोर्सेस को एरो से रिप्रेजेंट किया है, तो या तो तीनों 40 न्यूटन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर पर बने हो, या तो 40 न्यूटन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर पर बने हो। तो कंपैरिजन तभी होगा जब सारे वेक्टर्स एक ही स्केल पर बनाए गए हो तब। तो इस तरह से जो हमारी इस वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी का रिप्रेजेंटेशन हम एरो से करते हैं, ठीक। जो एरो का डायरेक्शन होती है, जिस डायरेक्शन में एरो बनी होती है, वह डायरेक्शन आपके वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और जो एरो की लेंथ होती है वह उस वेक्टर क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पर लेंथ के जरिए हम मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब देखिए जैसे देखिए अब ये तो तय हो गया कि किसी भी वेक्टर को हम एरो से दिखाते हैं, ठीक। तो जैसे कि एरो से अगर हम दिखा रहे हैं, तो जैसे ये हमारा एरो हो गया, ठीक है। अब एरो की जो लेंथ है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड है आपका। अब ये पता होना चाहिए कि फोर्स है कि वेलोसिटी है कि जो है एक्सेलरेशन है, क्या है, ये भी मालूम होना चाहिए। और उसके अलावा किस स्केल पर इसे बनाया गया है, स्केल भी मालूम होना चाहिए। तो हम बता सकते हैं कि ये कितना मैग्नीट्यूड है इसका। एरो बताती है डायरेक्शन को, लेंथ बताती है मैग्नीट्यूड को। अब देखिए रिप्रेजेंट कैसे करते हो आप। जैसे आपके पास कैपिटल लेटर है, इसका नाम आप रखना चाहते हो, तो नाम रखना चाहते हो तो जैसे ए लिखकर एरो लगा दो, तो एक वेक्टर हो गया। कोई दूसरा वेक्टर है, बी लिख के एरो लगा दो, ठीक है। हम स्मॉल लेटर्स में भी लिखते हैं, लेकिन हम जो फिजिक्स में हमने देखा है कि जनरली हम कैपिटल लेटर्स लेके चलते हैं। वहीं पर मैथ में भरमार है, हम लोगों ने मतलब स्मॉल लेटर्स पर भी जो है वेक्टर लगा के पढ़ा हुआ है वहाँ पे। अब देखिए जैसे कि बहुत सारी बुक्स आपको मिलेंगी, वहाँ पर स्मॉल ही लेगा। जैसे ए लिया है ना आपका, तो हम क्या करते हैं कि जैसे कि अगर हमें, जैसे 1 मिनट एक चीज छूट रही थी कि जैसे कि ये एक वेक्टर है, तो ये इसका पूरा सिंबल है। अगर हमें इस लेंथ की बात करनी हो तो बिना
एरो की ये लगाएंगे। और एक बात, एरो का मतलब है डायरेक्शन ऐसे ऐसे है, ये तो सब पे ऐसे ही लगाते हैं हम लोग। ये सिर्फ एरो ये बताती है कि इसके पास डायरेक्शन है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर हम इस वेक्टर क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम मैग्नीट्यूड को बिना एरो के ए से बिना एरो वाला ए लिखेंगे। जैसे ए वाला है तो फुल वेक्टर है। अब एक कैसे हमारे मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि कैसे मतलब जो है डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, कैसे मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये सारी चीजें अपने आप क्लियर होंगी, आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा। ये तो सिर्फ एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है, बहुत सारी चीजें अभी पर्दे के पीछे हैं। तो अगर फुल वेक्टर की बात करें तो हम ऐसे दिखाएंगे। अगर इसकी लेंथ को दिखाना हो, मैग्नीट्यूड को दिखाना हो तो बिना एरो का बी बनाएंगे। ठीक, एक चीज जो मैं यहां बताने जा रहा था आपको बता दूं मैं, जैसे कि अगर हमें वेक्टर क्वांटिटी पूरे को दिखाना है तो हम एरो ए दिखाते हैं, और मैग्नीट्यूड को दिखाना है तो बिना एरो का ए बनाते हैं। जैसे बहुत सारी बुक है ना, हमको मिलेगा क्या, जैसे कि कोई वेक्टर ए है तो ए लिया उन्होंने, ए मैग्नीट्यूड वाला ए है ऐसे, और वहीं पे खूब ऐसे डार्क कर देगा, खूब मोटा कर देगा, थोड़ा सा डार्क, मतलब ब्लैक, मैंने व्हाइट में लिखा, ब्लैक में लिखा होता है बुक में, थोड़ा एरो नहीं लगाएगा, बस डार्क बना देगा। तो जो डार्क वाला मोटा वाला लिखा होगा एकदम उसी तरह का वो वेक्टर वाला होता है, और जो थोड़ा सा एकदम बाकायदे लिखा हो नॉर्मली वो आपका उसका मैग्नीट्यूड होता है। तो वहां पर बुक में बिना एरो के भी वेक्टर को रिप्रेजेंट किया गया है थोड़ा डार्क करके। उसके अलावा वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए जैसे आपने वेक्टर ए बनाया है तो कैप ए भी लगाते हैं। कैप भी वही काम करता है जो एरो काम करता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। इसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है, जिसे हम अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो इस तरह से जो वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन है, वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन के बारे में हम देखा कि वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं हम एरो से। एरो की डायरेक्शन वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। एरो की लेंथ वेक्टर के मैग्नीट्यूड को, फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है। और हमने देखा कि अगर हम उनका नाम रखते हैं तो कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं एरो लगाकर। मैग्नीट्यूड बताना है तो बिना एरो वाला लिखेंगे। और ये बताया मैंने कि स्मॉल लेटर्स भी यूज किया जा सकता है, लेकिन फिजिक्स में हमने अधिकांश कैपिटल लेटर वाला ही यूज किया है। उसके अलावा बस एक चीज और मिस हो रही थी वो बता दूं मैं। जैसे मान लीजिए कि कोई साइड है ए, जैसे ए बी इसका नाम है, तो आप इसे ए बी भी बोल सकते हो। यहां पर ए और बी अलग अलग नहीं है, ए बी इसका पूरा नाम ही है। तो मतलब अगर कोई मतलब लाइन सेगमेंट ए बी था और यहीं पर वेक्टर भी है तो आप इसे ऐसे बना सकते हो। अब इसका अगर आपको मैग्नीट्यूड बनाना होगा तो मैग्नीट्यूड ए बी, ये आप पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं, लाइन सेगमेंट है, मैग्नीट्यूड तो ए बी होता ही है, तो उसका वेक्टर बनाएंगे तो ऐसे कर सकते हैं। फिर मैं रिपीट कर दूं, यहां ए और बी का ना मल्टीप्लाई हुआ है ना ए बी अलग अलग है, ए बी पूरा एक नाम है इसका। तो इस तरह से आप सिंगल लेटर्स भी यूज कर सकते हो, आप डबल लेटर्स भी यूज कर सकते हो। तो इस तरह से हमने अपनी इस वीडियो में वेक्टर के रिप्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ा। अब हम अगले वीडियो में सम ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर पहले पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम उसके बाद सम और सबट्रैक्शन इन चीजों के बारे में पढ़ेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।